नमस्कार। और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आप सालों तक एक मुकदमा लड़ते हैं, निचली अदालत में केस जीत भी जाते हैं और आपको लगता है कि बस अब सब खत्म। हाँ, एक राहत की सांस मिलती है। बिल्कुल। लेकिन फिर अपील में सामने वाली पार्टी कुछ ऐसे नए कागजात पेश कर देती है जिनसे पूरी कहानी पलट जाती है और आप जीता हुआ केस हार जाते हैं। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। क्या ऐसा वाकई हो सकता है? आज हम इसी पेचीदा सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे सामने है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का एक खास नियम और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प फैसला जो इसी मुद्दे से जुड़ा है। आज हमारा मकसद ये समझना है कि अपील के दौरान नए सबूत पेश करने के क्या नियम हैं और ये नियम क्यों बनाए गए हैं। क्या कोई भी पक्ष कभी भी कुछ भी नया सबूत अदालत में ला सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही मजबूत लाइन खींची है जो कानूनी लड़ाई में फेयरनेस यानी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। आज की हमारी पूरी बातचीत इकबाल अहमद बनाम अब्दुल शकूर नाम के एक मामले के इर्द गिर्द घूमेगी जो इस कानूनी सिद्धांत को आईने की तरह साफ कर देता है। ठीक है, तो इस कानूनी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इकबाल अहमद की कहानी में उतरें, ये समझना जरूरी है कि कानून की किताब आखिर कहती क्या है। बिल्कुल। ये जो नियम है जो अपील में नए सबूतों की बात करता है, ये असल में है क्या? ये नियम बहुत सख्त है और इसकी वजह भी है। ये साफ कहता है कि अपील में नए सबूत पेश करना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में हो सकता है। अच्छा। कोई भी पक्ष यूं ही अपनी मर्जी से नए सबूत नहीं ला सकता। इसकी इजाजत सिर्फ 3 खास सूरतों में मिलती है। पहली, अगर निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने किसी ऐसे सबूत को लेने से मना कर दिया हो जिसे लेना चाहिए था। अच्छा, मतलब अगर ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने कोई जरूरी सबूत देखने से ही इनकार कर दिया तो ऊपरी अदालत कह सकती है कि नहीं, ये सबूत तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो काफी सीधा साधा मामला लगता है। हाँ, ये तो है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। वो ये कि सबूत पेश करने वाले पक्ष को ये साबित करना होगा कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश और मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद वो सबूत या तो उसे मिला ही नहीं या वो उसे ट्रायल के दौरान पेश नहीं कर सका। इसे ही ड्यू डिलिजेंस कहते हैं ना? हाँ, कानून की भाषा में इसे ड्यू डिलिजेंस ही कहते हैं। आपको अदालत को यकीन दिलाना होगा कि ये आपकी लापरवाही का नतीजा नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा सब्जेक्टिव लगता है। कोई कैसे साबित करेगा कि उसने पूरी कोशिश की थी? इसकी कोई सीमा तो होगी। बिल्कुल, और यही साबित करना सबसे मुश्किल होता है। आपको दिखाना पड़ता है कि आपने जानकारी हासिल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। क्या आपने संबंधित दफ्तरों में अर्जियां दी थीं? क्या आपने गवाहों से संपर्क करने की कोशिश की थी? सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मुझे पता नहीं था। अदालत ये देखती है कि क्या एक आम आदमी उस स्थिति में वो जानकारी हासिल कर सकता था या नहीं। समझ गया। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त बाकी दोनों से अलग है। इसमें पहल पक्षकार नहीं बल्कि खुद अदालत करती है। मतलब अदालत खुद से कुछ मंगवा सकती है? हाँ, अगर अपील सुन रही अदालत को लगता है कि किसी खास दस्तावेज या गवाह के बिना वो मामले में सही फैसले पर नहीं पहुंच पा रही है तो वो खुद उस सबूत को मंगवा सकती है। लेकिन इसका मकसद किसी एक पार्टी की मदद करना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी मकसद किसी एक पक्ष की मदद करना नहीं बल्कि न्याय करने के लिए अपनी उलझन को दूर करना है। समझ गया। तो इन तीनों शर्तों का निचोड़ क्या है? इनके पीछे सोच क्या है? सोचिए, अगर ये नियम न हो तो क्या होगा? हर कोई अपील में नए सबूत ले आएगा। बिल्कुल, हर अपील एक नया मुकदमा बन जाएगी। लोग जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में अपने पत्ते छिपा कर रखेंगे और अपील में सरप्राइज सबूत ले आएंगे। इससे तो पूरी न्याय प्रक्रिया का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। हाँ, ये नियम सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई में बेईमानी और बेवजह की देरी को रोकने का एक सुरक्षा कवच है। अपील का मकसद निचली अदालत के फैसले की जांच करना है, न कि पूरी कहानी फिर से शुरू करना। ये नियम तो अब समझ आ गए, लेकिन असल जिंदगी में, एक असली केस में ये कैसे काम करते हैं? मुझे लगता है कि इसके लिए इकबाल अहमद वाले मामले से बेहतर कोई उदाहरण नहीं होगा। क्या कहानी थी वहाँ? मामला ऊपर से देखने में काफी सीधा था। एक तरफ थे वादी इकबाल अहमद जो खरीदार थे और दूसरी तरफ थे प्रतिवादी अब्दुल शकूर जो विक्रेता थे। ठीक है। वादी का कहना था कि 1995 में उनके बीच एक घर 10,67,000 रुपए में खरीदने का सौदा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए थे। लेकिन बाद में विक्रेता मुकर गया। और विक्रेता का क्या कहना था? उसने भी अपनी कोई कहानी बताई होगी। विक्रेता ने सौदे की बात से ही साफ इनकार कर दिया। उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका कहना था कि ये कोई घर बेचने का सौदा नहीं था, बल्कि उसने वादी से सिर्फ 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। 1 लाख का कर्ज? हाँ, और उस कर्ज की सिक्योरिटी के तौर पर उसे कुछ कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लिए गए थे, जिनका अब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मामला एक घर की बिक्री बनाम 1 लाख के कर्ज का था। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में एक और दिलचस्प बात थी, है ना? वादी ने अपनी अर्जी में कुछ और भी कहा था। हाँ, और वही बात आगे चलकर पूरे केस का केंद्र बन गई। वादी ने अपनी याचिका में लिखा था कि इस घर को खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए उसने अपनी कुछ और जमीनें बेची थी। अच्छा, ये दिखाने के लिए कि वो सौदा करने के लिए कितना गंभीर और तैयार था। सही पकड़ा। उस वक्त ये एक छोटी सी जानकारी लगी, लेकिन बाद में इसी पर पूरा केस पलट गया। और जब प्रतिवादी ने इसका जवाब दिया तो उसने क्या कहा? क्या उसने कहा कि नहीं, वादी झूठ बोल रहा है, उसने कोई जमीन नहीं बेची? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने अपने लिखित जवाब में बस इतना लिखा कि वादी ने कौन सी जमीन बेची या नहीं बेची, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।
कोई जानकारी नहीं है। ये तो बहुत ही गोलमोल सा जवाब है। हाँ, एक बहुत ही मामूली सा लगने वाला लेकिन कानूनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जवाब था। उसने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, बस अनभिज्ञता जाहिर की। ठीक है, तो मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा। वहां क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों के सबूत देखे, गवाहों को सुना और आखिर में वादी के हक में फैसला सुनाया। तो कोर्ट ने मान लिया कि घर बेचने का सौदा हुआ था। हाँ, कोर्ट ने माना कि सौदा हुआ था और वादी ये साबित करने में कामयाब रहा कि वो अपनी तरफ से सौदा पूरा करने के लिए तैयार था। तो अदालत ने सिर्फ हर्जाना नहीं दिया, बल्कि विक्रेता को कहा कि नहीं, आपको ये घर वादी को बेचना ही पड़ेगा। इसे ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं ना? बिल्कुल, यानी जिस काम का वादा किया था वही पूरा करो। तो वादी के लिए ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। बिल्कुल, प्रतिवादी जो केस हार चुका था वो हाईकोर्ट में अपील करता है और अपील के दौरान वो नियम 27 के तहत एक अर्जी लगाता है कि उसे कुछ नए सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। हाँ, कैसे सबूत? और वो उनसे क्या साबित करना चाहता था? वो कुछ सरकारी दस्तावेज लेकर आया, जैसे हाउस टैक्स का रजिस्टर, भार प्रमाण पत्र जिसे एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, और सिटी सर्वे के रिकॉर्ड। और दलील क्या थी? उसकी दलील थी कि इन दस्तावेजों से ये साबित हो जाएगा कि वादी ने जो दावा किया था कि उसने दूसरी जमीनें बेची हैं, वो सरासर झूठ है। वो इन नए सबूतों से वादी को झूठा साबित करना चाहता था। एक मिनट रुकिए, ये दस्तावेज तो पब्लिक रिकॉर्ड थे, कोई छुपाई हुई चीज तो थी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर इन दस्तावेजों से सच सामने आ रहा था तो हाई कोर्ट ने उन्हें स्वीकार करके क्या गलत किया? आखिर अदालत का काम तो सच का पता लगाना ही है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है और हाईकोर्ट ने भी शायद यही सोचा कि सच सामने आना चाहिए। हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर इन दस्तावेजों से सच सामने आ सकता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, तो इन्हें देखने में हर्ज क्या है। तो हाईकोर्ट ने उन अतिरिक्त सबूतों को स्वीकार कर लिया। और फिर क्या हुआ? उन नए सबूतों का फैसले पर क्या असर पड़ा? असर बहुत बड़ा हुआ। उन नए दस्तावेजों को देखने के बाद हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि वादी का दावा झूठा था कि उसने पैसे जुटाने के लिए अपनी जमीनें बेची थी। और इस एक बात से अदालत की नजर में वादी की पूरी कहानी ही अविश्वसनीय हो गई। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया और वादी की याचिका खारिज कर दी। जीता हुआ केस वादी हाईकोर्ट में हार गया। तो जाहिर है वादी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। जो केस वो जीत चुका था वो हाईकोर्ट में कुछ नए दस्तावेजों की वजह से हार गया। हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना तो तय था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा? सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों में जाने से पहले प्रक्रिया पर ध्यान दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि सौदा हुआ था या नहीं, उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया। क्या सवाल? क्या हाईकोर्ट का उन नए सबूतों को स्वीकार करने का तरीका सही था? क्या एक अपीलीय अदालत को नए सबूत की इजाजत देने से पहले उस पक्ष की मूल कहानी यानी उसकी शुरुआती प्लीडिंग्स की जांच नहीं करनी चाहिए? इसका क्या मतलब हुआ? इसे आसान शब्दों में समझाइए। सुप्रीम कोर्ट उस बात पर वापस गई जो हमने शुरू में चर्चा की थी। प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट में अपने लिखित बयान में क्या कहा था? उसने कहा था कि उसे कोई जानकारी नहीं है। सही कहा। उसने ये नहीं कहा था कि वादी ने कोई जमीन नहीं बेची है। उसने सिर्फ ये कहा था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कानूनी तौर पर ये दो जमीन आसमान जितनी अलग बातें हैं। मैं समझ गया। ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक है मुझे नहीं पता कि तुमने अपना होमवर्क किया है या नहीं, और दूसरा है तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है और मेरे पास इसका सबूत है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट में पहली बात कही और अपील में दूसरी बात कहने की कोशिश की। उसने तो अपनी पूरी कहानी ही बदल दी। आपने बिल्कुल सही समझा। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक यही कहा। जानकारी न होना एक बचाव नहीं है, ये सिर्फ एक टालने वाला जवाब है। जबकि उसने जमीन नहीं बेची एक मजबूत दावा है, एक आरोप है। और आप अपील में आकर पहली बार एक नया आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल, और फिर उसके लिए सबूत पेश नहीं कर सकते। आपका सबूत आपकी मूल कहानी को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, एक नई कहानी घड़ने के लिए नहीं। लेकिन ये थोड़ा सख्त नहीं लगता? मान लीजिए प्रतिवादी ने शुरू में कहा मुझे जानकारी नहीं है और बाद में उसे सच में पक्की जानकारी मिल गई कि जमीन नहीं बिकी, तो क्या उससे अपनी गलती या अज्ञानता सुधारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे कहानी बदलना क्यों माना गया? वो क्या है ना, अदालतें इस तरह काम करती हैं कि हर पक्ष अपनी कहानी शुरू में ही पूरी तरह बता दे। ये प्लीडिंग्स एक तरह से लड़ाई का मैदान तय करती हैं। अच्छा, आप एक बार मैदान तय करने के बाद बीच लड़ाई में ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम इस पहाड़ी पर नहीं, उस नदी के पास लड़ेंगे। सही बात है। अगर प्रतिवादी को शक था तो उसे शुरू में ही कहना चाहिए था कि वादी का दावा झूठा है और उसने कोई जमीन नहीं बेची। तब वादी को भी मौका मिलता कि वो ट्रायल के दौरान ही इसे साबित करने के लिए अपने सबूत पेश करता। हाँ, तब खेल बराबरी का होता। बिल्कुल, अपील में अचानक नया मुद्दा उठाने से दूसरे पक्ष को बचाव का मौका ही नहीं मिलता। यह निष्पक्ष खेल के नियमों के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या था? क्या उन्होंने वादी को घर दिलवा दिया? मतलब इतना सब होने के बाद आखिर में जीता कौन? सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले के गुण दोष पर फैसला नहीं दिया कि सौदा असली था या नकली। अरे, उन्होंने सिर्फ प्रक्रियात्मक गलती को ठीक किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने ये देखे बिना कि नए सबूत प्रतिवादी की मूल कहानी से मेल खाते हैं या नहीं,
उन्हें स्वीकार करके एक बड़ी गलती की, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तो क्या मामला खत्म हो गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक तरह से वापस हाईकोर्ट की क्लास में भेज दिया और कहा आप इस अपील पर फिर से सुनवाई करें और इस बार पहले ये तय करें कि क्या ये नए सबूत प्रतिवादी की मूल दलीलों के दायरे में आते भी हैं या नहीं। कानून में ऐसे मामले को रिमांड करना कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। सोचकर अजीब लगता है, इतने सालों की लड़ाई के बाद मामला फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था, हाईकोर्ट में। ये दिखाता है कि कानून में कभी कभी कैसे जीतना है, ये क्या जीतना है से ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत खूब कहा आपने। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि कानूनी प्रक्रिया में निरंतरता और निष्पक्षता सबसे ऊपर है। आप मुकदमे के दौरान एक कहानी नहीं बता सकते और फिर अपील में आकर एक बिल्कुल नई कहानी नहीं सुना सकते, खासकर जब वो आपकी शुरुआती बातों के खिलाफ हो। हाँ, आपका सबूत आपकी पहली कहानी का समर्थन करने के लिए होना चाहिए, ना कि एक नया केस बनाने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ये पूरा सिद्धांत सत्य की खोज और प्रक्रिया के अनुशासन के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा नया और मजबूत सबूत सामने आ जाए जो केस का नतीजा 180 डिग्री बदल सकता हो, लेकिन वो किसी पक्ष की मूल दलीलों से मेल ना खाता हो, तो न्याय प्रणाली को क्या करना चाहिए? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। क्या प्रक्रिया के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि मुकदमों का कोई अंत हो, या फिर सच का पता लगाने के लिए नियमों में थोड़ी ढील देने की गुंजाइश होनी चाहिए? ये न्यायशास्त्र का एक ऐसा बुनियादी तनाव है जिस पर हमेशा बहस चलती रहेगी।